नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। साथियों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग भारत की मृदा की बात करेंगे, भारत के सॉइल की बात करेंगे। यहां से आपका एग्ज़ाम कोई भी होता है, हम लोग विशेषकर टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखकर अपनी क्लास को संचालित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी आप अगर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भूगोल विषय से संबंधित आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप इस क्लास को यूज कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे सॉइल की भारत के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मृदा किसको कहते हैं, सॉइल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरुआत करेंगे कि आखिर हम लोग मृदा किसको कहते हैं या फिर हम लोग सॉइल किसको कहते हैं। तो मृदा जो होता है, आप देखते हैं इसको अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मृदा जो होता है वो धरातल का, मृदा जो है वो धरातल का ऊपरी भाग होता है, धरातल का ऊपरी भाग होता है। और इसमें किन चीज़ों का मिश्रण पाया जाता है या किन चीज़ों का संयोजन पाया जाता है, तो वो होता है धरातल का ऊपरी हिस्सा, जिसके अंतर्गत कार्बनिक जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, जैविक और अजैविक, अजैविक, जैविक और अजैविक तत्वों का ये असंगठित क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? असंगठित होता है, क्षेत्र होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। लेकिन सॉइल की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को सॉइल कहने के लिए या मृदा कहने के लिए, उसमें कार्बनिक या अकार्बनिक, जैविक या अजैविक पदार्थ तो असंगठित रूप में पाए ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसमें पौधों और वनस्पतियों, प्लांट्स और वेजिटेशंस को, वनस्पतियों को विकसित करने की, डेवलप्ड करने की क्षमता पाई जानी चाहिए। इसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो प्लांट और वेजिटेशंस को डेवलप कर सके। तो इस तरह से अगर हम लोग मृदा को या सॉइल को डिफाइन करें तो हम आप बताएंगे कि मृदा जो है वो धरातल के ऊपरी भाग में कार्बनिक या अकार्बनिक, जैविक या अजैविक तत्वों का असंगठित मिश्रण होता है, जिसमें अनिवार्य रूप से पौधों और वनस्पतियों को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। अब इसके अंतर्गत एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि इन सभी बातों का हम लोग अक्सर क्या होता है कि किसी भी क्राइटेरिया या किसी भी विषय की बात करते हैं तो वो किसी न किसी विज्ञान की एक शाखा में उसका अध्ययन करते हैं। तो हमें मृदा के लिए कौन सी विज्ञान की शाखा मिली हुई है, वो सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसके लिए हमारे जो जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग मृदा की चर्चा करते हैं, मृदा के निर्माण की चर्चा करते हैं, इसके विकास की चर्चा करते हैं, इसके संगठन की चर्चा करते हैं, तो संगठन की चर्चा करते हैं, तो इन सभी बातों का विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि मृदा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो आंसर आपका होगा पेडोलॉजी में। या यूं पूछा जा सकता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आप क्या बताएंगे? मृदा का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, उसके विकास, उसके संगठन यानी कि कंपोजिशन, इन सभी बातों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं कि ये पेडोलॉजी है। तो यहाँ पर आपने ये बात समझ लिया। अब दूसरी चीज़ समझने की ये है कि आखिर मृदा में किन किन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, किन किन तत्वों से मिलकर मृदाएं बनी होती हैं। तो उसकी हम लोग बात करते हैं कि मृदा के
संगठन में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं, तो यहाँ पर आपको ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं। चाहे हम लोग ठोस की बात करें, चाहे द्रव की बात करें, चाहे गैस की बात करें, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कौन से तत्वों का मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं संगठन की, तो यहाँ हम लोग पहला लिखते हैं ठोस पाया जाता है। और ठोस में आप जानते हैं कि किसी भी मृदा का जब निर्माण होता है तो उसके लिए किसी न किसी एक पैरेंटल रॉक्स की आवश्यकता होती है, एक पैतृक चट्टान की आवश्यकता होती है, और उसी से किसी भी प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ठोस लेंगे और ठोस में हमें मुख्य रूप से किसको शामिल करना होगा, चट्टानों को। और इन चट्टानों में भी हम कहेंगे तो ये कैसी होती हैं, ये पैरेंटल रॉक्स होती हैं। पैरेंटल रॉक्स से ही इनका निर्माण होता है। हम लोग इसको ठोस में रखेंगे, सॉलिड में। फिर इसके बाद क्या यहाँ पर द्रव पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। यहाँ पर द्रव भी पाया जाता है, और द्रव में भी 3 तरीके से द्रव पाए जाते हैं। इसका हम लोग नाम अगर देखें तो एक को कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक, एक को कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक, दूसरे को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, और तीसरे को हम लोग कहते हैं कैपिलरी वाटर। तो यहाँ पर 3 तरह से द्रव पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस लेयर्स में पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको कर लेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि ठोस पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, इसके साथ साथ में यहाँ पर गैसें भी पाई जाती हैं। और गैसें ये कैसे पाई जाती हैं, तो ये वायुमंडलीय गैसें पाई जाती हैं, या यूं कह लें कि एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का मिश्रण होता है किसी भी मृदा के निर्माण में। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि मृदा जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं, यानी कि मृदा का अगर हम लोग प्रोफाइल देखें, मृदा का रंग देखें, मृदा की क्वालिटी देखें, उसकी फर्टिलिटी देखें, उसकी अनफर्टिलिटी देखें, तो इन सभी बातों पर किसका प्रभाव होता है, किसका इफेक्ट होता है, अगर इसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो किसी भी मृदा के लिए कौन कौन से तत्व, किसी भी मृदा को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो मुख्य रूप से उसमें होता है कि सबसे पहला तो प्रभावित करने वाले में पहला हो जाएगा आपका मृदा पदार्थ। और ये मृदा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है कि जो पैरेंटल रॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे वही होता है। तो मृदा पदार्थ की आवश्यकता होती है। मृदा पदार्थ के साथ साथ में वहाँ पर जैविक पदार्थ कैसे हैं उसकी बात हम लोग करते हैं, जैविक पदार्थों की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ की जलवायु यानी कि क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करता है। फिर इसके बाद वहाँ का उच्चावच कैसा है, रिलीफ वहाँ का कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है। और जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके विकास में, इसके डेवलपमेंट में समय कितना लगता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी मृदा को कौन से तत्व या कौन से पदार्थ या कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो होता है मृदा पदार्थ, जैविक पदार्थ, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का रिलीफ और वहाँ का टाइम ड्यूरेशन, उसके डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है। खास करके इन्हीं सब बातों पर किसी भी मृदा का गुण, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उनकी फर्टिलिटी क्षमता कितनी होगी, या फिर उनका रंग रूप कैसा होगा, ये तमाम बातें किस पर निर्भर करती हैं, इन्हीं सब बातों पर निर्भर करती हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समय। तो टाइम के अकॉर्डिंग इन सभी बातों का आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य तौर पर हम देखें कि किसी भी मृदा सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होने में कितना वक्त लगता है, तो वो तकरीबन 200 ईयर लग जाता है। तो 200 वर्षों के बाद ही किसी सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है। ये एक सामान्य सी बात थी, सामान्य सा एक परिचय था कि आखिर सॉइल हम कहते किसको हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं और उनकी क्या खास बातें होती हैं। भारत में बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत भूगोलवेत्ताओं ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया।
कि मृदा भारत में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, इसके आधार पर उसके कई प्रकार बताए गए, फिर कई उप प्रकार बताए गए। तो इस तरह से भारत में मृदाओं के प्रकार की बात अगर करते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। तो वहाँ ने ICAR ने मृदा के कुल 8 प्रकार बताए हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के जो प्रकार हैं वो ICAR के अनुसार कुल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें से हमारा पहला मृदा का जो टाइप है वो है जलोढ़ मृदा। पहला नंबर पर हम लोग किसकी बात करेंगे? जलोढ़ मृदा की। अब जलोढ़ मृदा में आपको नाम से ही इसके बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, हम लोग अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो जलोढ़ मृदा ही होती है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो मृदा पाई जाती है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग इसमें जो पहले आपको चूंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाना है, तो इस मृदा का निर्माण कैसे होता है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है कि मृदा का निर्माण होगा जब डिपोजिशन होगा, किसका होगा? अवसादों के जमाव से। तो पहला पॉइंट जो हम लोग लेंगे वो होगा अवसादों के जमाव से, और जो दूसरा पॉइंट लेंगे वो होगा सागरीय पश्चगमन से। तो सागरीय पश्चगमन और उसके साथ साथ में अवसादों का जमाव, ये दो तरीके हैं जिससे जलोढ़ मृदा का डेवलपमेंट होता है। अब जो ये अवसादों का जमाव है, पहली चीज़ तो यहाँ पर दो बातें आपको यहाँ पर समझनी है। एक यहाँ पर है जमाव और दूसरा है अवसाद। अवसाद क्या होता है? या इसको गैब्रीज बोला जाता है या सेडिमेंट बोला जाता है। तो चट्टानों का टूटा फूटा जो भाग होता है, जो बहुत बारीक टुकड़े होते हैं या बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं भूगोल की भाषा में। जो जमाव होता है, अब इन्हीं अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको क्या किया जाता है? परिवहित किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके जमा दिया जाता है। तो अब इसको परिवहित करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे नदियां हैं, पवने हैं। तो इन सभी के जरिए क्या होता है कि इन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव होता है। तो यहाँ पर अवसादों का जमाव का मतलब आपने समझ लिया। अब खास करके अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो इस परिवहन में ज़्यादा जो रोल होता है वो नदियों का होता है, न कि पवनों या अन्य कारकों का। तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? नदियों के द्वारा। अब नदियाँ भी आप जानते हैं कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो हम लोग अगर यहाँ बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और इसकी तमाम प्रकार की सहायिकाएँ हैं जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रवाहित होती हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जिनका उद्गम तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों से होता है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से होता है, जैसे सतपुड़ा है, विंध्याचल है, इन सब क्षेत्रों से होता है। खास करके अमरकंटक वाले क्षेत्रों से अगर ले लें तो इन सब क्षेत्रों से यहाँ से नदियाँ उद्गमित तो हो जाती हैं, ये ओरिजिन इनका हो जाता है, लेकिन आकर के मिलती कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय भारत में। ये एक हमने आपको डिफरेंस भी बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि यहाँ की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उत्तरी भारत की या हिमालयी नदियों की सहायिकाएँ होती हैं, लेकिन हिमालयी नदियाँ, कोई भी हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सहायिका नहीं बनती है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ भी समझ लिया। तो कह सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र
और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों के द्वारा जिन अवसादों को ला करके उत्तर भारत के विशाल मैदान में डिपॉजिट किया जाता है या जमाया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि किस तरह से महासागरीय पश्चगमन होता है। महासागरीय पश्चगमन का सीधा सा मतलब आप यहाँ समझिए कि मान लीजिए ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र है। यहाँ पर जो ब्लू कलर का आप देखते हैं, यहाँ पर ये पानी को इंडिकेट करता है, वाटर को इंडिकेट करता है। मान लीजिए कि अगर सागर या समुद्र थोड़ा सा इन तटों को छोड़ करके आगे चला जाए, तो आप देखते हैं, जैसे आप सपोज दैट कि आप मान लीजिए संगम में नहाने आते हैं, तो आप देखते हैं कि एकदम किनारे पर जहाँ तक पानी रहता है हम उसको मान लेते हैं कि ये समुद्र है। लेकिन कभी कभी लहरें उठ करके आगे चली जाती हैं और वो जो किनारे का क्षेत्र होता है कुछ समय के लिए खाली हो जाता है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तब भी वहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। तो जलोढ़ मृदा के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव और दूसरा कौन सा होता है, महासागरीय पश्चगमन से। तो निर्माण इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पर चाहे तो नोट कर लीजिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाएगी। अब इसके बाद अवसादों का जमाव और महासागरीय या सागरीय पश्चगमन से होता है। फिर इसमें एक सवाल आता है कि किस प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो सामान्य तौर पर इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक। लेकिन बड़े कण की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के पीछे एक जो रिजल्ट निकल के सामने आता है कि इनकी जल धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर बना लेंगे कि जल धारण की क्षमता इसकी कम पाई जाती है। कारण आप बताएंगे कि सामान्य तौर पर इनके जो मृदा के कण होते हैं उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है। इसके रंगों की बात करें तो सामान्य तौर पर इनका रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होता है। लेकिन ध्यान यहाँ पर रखना है, फिर भी जलोढ़ मृदा को हम येलो सॉइल नहीं कहते हैं या पीली मिट्टी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रंगों की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर तो पीला होता है, लेकिन ये भस्मी धूसर के आकार का होता है। जिस प्रकार से भस्म होता है उस प्रकार का भी इनका रंग कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप जानते हैं कि हर प्रकार की मृदा में जब आप सॉइल टेस्ट करवाते होंगे, अगर आप किसान हैं निश्चित रूप से, तो अगर आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि इस तत्व की कमी है और इस तत्व की अधिकता है। फिर उसी के आधार पर आपको दिया जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार के उर्वरकों का आपको प्रयोग करना है। तो किसकी अधिकता है, किसकी कमी है, यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कमी की बात करें तो किसकी किसकी कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दूसरा कि इसमें पर्याप्तता किसकी पाई जाती है, कौन ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो इन सब की यहाँ पर अधिकता होती है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रा गौर करिए कि नाइट्रोजन की कमी यहाँ पर पाई जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, खास करके पूर्वांचल और यूपी के क्षेत्रों में, कि नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। एक सवाल आपसे साइंस में भी पूछा जा सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, या फिर प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था, तो NH2CONH2 यानी कि यूरिया होता है। इसका फार्मूला भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बातें हो गई कि किसकी कमी पाई जाती है और किसकी पर्याप्तता होती है। अब जब यहाँ पर कमी की बात कर लिए, कलर की बात कर लिए, उसके कणों की बात कर लिए, तो किस प्रकार की फसलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर फसलें जो होती हैं वो फलीदार फसलें होती हैं, जिसमें मूंग आता है, उड़द आता है, फिर इसके बाद मटर आता है। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की जांच करने के बाद, वहाँ की सॉइल प्रोफाइल को देखने के बाद गेहूँ,
धान, चना, मटर, इन सब का अच्छे तरह से उत्पादन किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार अलग अलग खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा जलोढ़ मृदा। लेकिन जलोढ़ मृदा में जो मृदा जलोढ़ होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि याद होगा, हमने इसको दो पार्ट में बांटा था। एक को हमने कहा था बांगर, दूसरे को हमने कहा था खादर। तो जलोढ़ मृदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ये नवीन है कि प्राचीन है, इस आधार पर दो तरीके से इसको हम लोग और डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बांगर और दूसरे को कहते हैं खादर। तो बांगर जो होती है वो पहले आती है, यानी कि वो प्राचीन होती है, और जो खादर होती है वो क्या होती है, नवीन होती है। बांगर को हम लोग बी से लिखते हैं, तो बी पहले आया, खादर को के से लिखते हैं, के बाद में आया। तो इसलिए बी जब पहले आया है तो वो पुराना होगा, और जो के है वो बाद में आएगा, तो इसका मतलब वो नया होगा। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा के रूप में बांगर और खादर के रूप में भी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। क्षेत्र की बात करें कहाँ पर ज़्यादा इनका विस्तार होता है, तो ज़्यादा विस्तार इनका होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्रों में, लेकिन कुछ हद तक दक्षिण भारत में और केरल के क्षेत्रों में भी पाया जाता है इनका विस्तार। यहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें अगर जो पाया जाएगा तो उनको तटीय जलोढ़ कहेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाएगा तो उसको हम लोग डेल्टाई जलोढ़ कहते हैं, और यहाँ पर जो पाया जाएगा उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये आपका हो गया पहला नंबर जलोढ़ मृदा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है काली मृदा। इसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होती है उसके नाम पर ही बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पर आप दो पॉइंट पर फोकस करेंगे। पहला उसका नाम, दूसरा उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तीसरा इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ अन्य फैक्ट की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा या ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। अब जो काली मृदा या ब्लैक सॉइल है, हमने आपको बताया था कोई न कोई एक पैरेंटल रॉक चाहिए। अब ये पैरेंटल रॉक्स या सिर्फ चट्टानें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से चट्टानें हमको मिलती हैं, तो ये चट्टानें जो होती हैं ये हमको मिलती हैं ज्वालामुखी उद्गार से। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहाँ से लावा का उत्सर्जन होता है। जैसे ही लावा का उत्सर्जन होता है तो लावा के उत्सर्जन के साथ क्या होता है कि वो बाहर आने के बाद ठंडा होती हैं। बाहर आने के बाद ठंडा होंगी तो वहाँ पर आग्नेय प्रकार की चट्टानें, अवसादी प्रकार की चट्टानें, और फिर जब इन्हीं में ताप और दाब के जरिए परिवर्तन होगा तब कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चट्टानें बनती हैं और इन्हीं चट्टानों से क्या होता है, बैसाल्ट प्रकार की इसमें चट्टान पाई जाती हैं, और इन्हीं में यहाँ से पहले लिखते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार, हमको यहाँ से चट्टानें प्राप्त होती हैं। चट्टानों से में ही हमको बैसाल्ट प्रकार की चट्टान मिलती है, बैसाल्ट प्रकार की चट्टान मिलती हैं, और इन्हीं बैसाल्ट प्रकार की चट्टान में क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया है कि अपक्षय और अपर्दन के कोई भी कारण हो सकते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन से यहाँ पर क्या होता है, टूट फूट होती है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है टूट फूट होना। तो ये टूट फूट होती हैं, और टूट फूट होने के बाद इन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव किया जाता है, और जमाव होने के साथ ही काली मृदा का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक, काली मृदा का निर्माण हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस प्रकार के, जो पहले अंगारा और गोंडवाना लैंड बना था, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ क्या हुआ था कि चट्टानों का निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, और ये माना जाता है भूगर्भिक काल के आधार पर कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरा का पूरा कैसे था, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ था। गोंडवाना लैंड का ये पार्ट होता है। तो यहाँ पर काली मृदा का निर्माण अब पूरे के पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पाया जाएगा, लेकिन उसमें से भी खास करके जो दक्कन की पठार का क्षेत्र है, खास करके गुजरात का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का कुछ भाग,
तो यहाँ पर क्या होता है, दक्कन के पठार का पूरा विस्तार पाया जाता है। तो दक्कन के पठार पर ही काली मृदा का ज़्यादा यहाँ पर विस्तार भी देखने को मिलता है। और इस लिहाज से दूसरा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो वो होती है काली मृदा। दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसके अलग अलग नाम होते हैं स्थानीय स्तर पर। जैसे इसको हम लोग रेगुड़ कहते हैं, इसी को हम लोग रेगुड़ कहते हैं, इसी को हम लोग चेरनोजम कहते हैं, चेरनोजम कहते हैं, इसी को हम लोग स्वतः जुती हुई कहते हैं, स्वतः जुती हुई मृदा, इसी को हम लोग साली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो बातें यहाँ पर समझना है। एक को हम लोग समझते हैं स्वतः जुती हुई कैसी होती हैं, और दूसरा हम लोग समझते हैं साली इसको कहा जाता है। तो जो स्वतः जुती हुई होती है, आप जानते हैं कि जो काली मृदा होती है, काली मृदा में अगर ये भींगती है, यानी कि पानी की उपलब्धता होती है, तो ये बहुत चिकनी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ग्रीस, या इस समय ठंडी में आप देखेंगे तो घी जमा हुआ है, तो इस तरह से इसका आपको देखने को मिल जाता है। तो ठंडियों में जमे हुए घी की तरह या ग्रीस की तरह भीगने पर होती हैं। लेकिन जब ये सूखती हैं तो सूखने पर क्या होता है कि ये संकुचित हो जाती हैं, और संकुचित होने के बाद में क्या होता है कि ये इसमें दरारें पड़ने लगते हैं, और दरारें पड़ने संकुचित नहीं होती हैं बल्कि फैलती हैं। फैलने के बाद क्या होता है कि इसमें दरारें पड़ने लगते हैं, और दरार पड़ने की वजह से जब आप दूर से देखते हैं, खास करके आपके यहाँ जो ताल वाले खेत हैं उसको देखिएगा, तो उसको जब दूर से देखते हैं तो वो जुती हुई महसूस होती हैं, लगता है कि ये इसमें जुताई हुई है। तो इस तरह से स्वतः जुती हुई मृदा कहते हैं। दूसरा कि इसको साली कहाँ कहा जाता है, तो केरल के क्षेत्रों में। कहाँ पर? केरल के क्षेत्रों में जो ब्लैक सॉइल है उसको हम लोग साली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल का क्षेत्र कहाँ होगा, निर्माण कैसे होता है, इसका अलग अलग नाम कैसे हैं, इन सब की बात हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी प्रचुरता पाई जाती है और किस तत्व की यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो इसका रंग काला है, ये किस वजह से होता है, यही आपको अगर समझना हो तो आप बताएंगे कि जो काली मृदा का रंग काला होता है वो होता है लोहे की ऑक्साइड की वजह से। लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो होता है वो काला देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो कमी पाई जाती है वो जैविक ह्यूमस की पाई जाती है, जैविक ह्यूमस की, नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। फिर इसके साथ साथ में फास्फोरस की कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन अधिकता भी कुछ तत्वों की पाई जाती है, जैसे इसमें लोहा है, लोहा आप देख ही रहे हैं, लोहा होता है, चूना की अधिकता होती है, इसके साथ साथ में कैल्शियम की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है। तो इन सब तत्वों की क्या होती है, यहाँ पर अधिकता देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद जल धारण करने की क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता जिसकी होती है वो होता है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन यानी कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाल और पीली मृदा। यहाँ पर हम लोग एक साथ ही इसको देखेंगे दोनों को। तो तीसरे नंबर पर हमारा है लाल व काली मृदा। तो लाल और काली मृदा की हम लोग बात करें तो लाल और काली मृदा जो होती है इसका निर्माण जलवायुविक परिवर्तन से होता है। जलवायुविक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जलवायुविक परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो प्राचीन रवेदार क्या होता है, प्राचीन रवेदार या इसी को कह सकते हैं कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनमें विघटन और वियोजन, इसमें क्या होता है, विघटन और
वियोजन होता है, तो इसमें विघटन और वियोजन होने से क्या होता है कि जो यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड होते हैं, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब ये जल योजित हो जाते हैं, जल योजित हो जाते हैं, तो इसी मृदा को हम क्या कह देते हैं, पीली। इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको पीली मृदा कह देते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि जो इसका ऊपरी भाग होता है उसको लाल कहते हैं और इसके निचले भाग को पीला कहते हैं या पीली मृदा के नाम से जानते हैं। विस्तार इसका कहाँ पाया जाएगा, तो इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही होता है, बुंदेलखंड में होगा, राजमहल की पहाड़ियों की तरफ होगा। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जल योजित होने पर ही इसका रंग क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि इसका ऊपरी परत जो होता है उसका रंग थोड़ा सा हल्का होता है, कण इसमें जो पाए जाते हैं वो बड़े पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। लेकिन जो निचले पार्ट होते हैं, निचला लेयर होता है, उसमें कणों का आकार भी छोटा होता है और ये ज़्यादा उपजाऊ भी होती हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर फसलों की बात करें तो कपास है, गेहूं है, धान है, अलसी है, इन सभी की खेती आराम से की जा सकती है। चौथे नंबर पर हमारा है लैटेराइट सॉइल, या इसको हम लोग कहेंगे लैटेराइट मृदा। यहाँ पर जो लैटेराइट शब्द है, लैटेराइट शब्द की अगर बात करते हैं तो चौथे नंबर पर क्या हो गया आपका, लैटेराइट मृदा। ये जो लैटेराइट मृदा है इसमें जो लैटेराइट शब्द हैं ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, लैटिन भाषा के लेटर शब्द से। और जो ये लेटर वर्ड है इसका मतलब होता है ईंट। लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है और इस लेटर का अर्थ होता है ईंट। यानी इसके रंग का हमको एक अंदाज़ा लगने लगा कि लगभग ये कैसा होगा, ये लाल प्रकार का होगा, लेकिन पूर्णतः लाल ब्लडी रेड नहीं होता, बल्कि किस तरह से होता है कि ईंट का जो लालपन होता है उस तरह से इसका रंग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लाल रंग इसका क्या होता है, तो यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल की तरह दिखता है या ईंट की तरह दिखता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप बनाएंगे, लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो होता है वो ईंट की तरह का लाल रंग देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लैटेराइट मृदा जो होती है ये भीगने और सूखने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये मृदा भीगती है तो भीगने पर ये मुलायम हो जाती है और सूखने पर ये कड़क हो जाती है। भीगने पर मुलायम और सूखने पर कड़क। तो ये एक प्रकार से जब सूखती है तो ये डलीदार हो जाती है। डलीदार का मतलब कि छोटे छोटे वहाँ पर डेले बनने लगते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है ये डलीदार मृदा हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये बातें समझी हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझना है कि इसका जो निर्माण होता है वो उच्च ताप और वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास ज़्यादा होता है। तो किस क्षेत्र में विकास होता है, तो वहाँ पर इसका विकास होगा जहाँ पर वर्षा और तापमान की अधिकता देखने को मिलती है। आर्द्रता भी वहाँ पर सामान्य तौर पर अधिक ही होती है। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लोग अगर अब बात करें कि अवसादों में कौन सा किसका अभाव पाया जाता है, किसकी पर्याप्तता पाई जाती है, तो अभाव की अगर हम लोग बात करें, किस तत्व का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, तो वो होता है नाइट्रोजन का अभाव, ह्यूमस का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन पर्याप्तता जो होती है वो लोहे के ऑक्साइड की होती है, लोहे के ऑक्साइड और पोटास की यहाँ पर अधिकता देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से लैटेराइट मृदा का ये क्षेत्र हो गया। विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये सह्याद्री के क्षेत्रों में जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर, इसके बाद कर्नाटक में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में, कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में, फिर ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में,
फिर असम में और मेघालय में भी इनका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से लैटेराइट मृदा के बारे में आपसे इतने फैक्ट पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। इसके नाम से ही आपको पता है कि शुष्क और मरुस्थलीय मृदा की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्रों में इनका निर्माण होगा जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा है, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा का निर्माण जो होगा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा का जो निर्माण होगा वो किस क्षेत्र में होगा कि जहाँ का क्लाइमेट या जहाँ का जलवायु शुष्क और होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, वहीं पर ऐसी मृदा का निर्माण आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्षेत्र आपको बेसिकली कहाँ मिलता है? तो ये क्षेत्र आपको मुख्य तौर पर मिल जाता है भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान का भी पश्चिमी इलाका, पंजाब का दक्षिणी इलाका, हरियाणा का दक्षिणी इलाका, यूपी का पश्चिमी इलाका, तो ये सारे क्षेत्र होते हैं। लेकिन बेसिक जो और मुख्य होता है वो होता है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर हो गया कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पर कणों की बात अगर करें तो इसके कणों का जो आकार होता है वो रेत से लेकर बजरी तक के इसके आकार पाए जाते हैं, यानी कि छोटे से लेकर के बड़े तक के आकार यहाँ पर पाए जाते हैं। जब ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नमी कम होगी कि ज़्यादा, नमी की यहाँ पर कमी पाई जाएगी। और नमी की कमी अगर पाई जाती है, लेकिन अगर यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हम कर दें तो यहाँ पर फसलों को हम बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। तो राजस्थान के जिन क्षेत्रों में नहीं थी, जो वहाँ पर व्यास और सतलज नदी मिलते हैं पंजाब के हरिके में, तो वहाँ से हरिके बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम होता है इंदिरा गांधी नहर। तो इसी बैराज से होकर इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान की सिंचाई होती है। गंगानगर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, इन क्षेत्रों में जब सिंचाई होती है तो वहाँ पर फसलों को हम आसानी से उगा सकते हैं। तो नमी की कमी होना ये इसका एक गुण है, लेकिन नमी की कमी की वजह से अगर सिंचाई की उपलब्धता हम करवा दें, सिंचाई सुविधा मिल जाए, तो वहाँ पर अच्छी प्रकार से फसलों को उगाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर किस प्रकार की फसलें होती हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर बाजरा होता है, सरसों होते हैं, या यूँ कह लें कि मोटे अनाज का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है। अभाव की बात करें, कौन से तत्व का अभाव होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव देखने को मिल जाता है, जीवाश्म का अभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो घुलनशील लवण होते हैं, घुलनशील लवण होते हैं, इनकी पर्याप्तता देखने को मिलती है। फास्फोरस जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अल्टीमेटली अगर कहें कि इसकी फर्टिलिटी क्षमता कैसी होती है, तो ये उपजाऊ बहुत नहीं होती है, कम उपजाऊ प्रकार की होती है। अगर हम लोग इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, सदर्न हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाएगा, सदर्न पंजाब के क्षेत्र में पाया जाएगा, इसके बाद वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये इसका पूरा विस्तार क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद हम लोग 6वें नंबर बात करते हैं लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बल्कि आपको सिर्फ एक बात समझना है कि लवणीय मृदा का क्षेत्र कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि लवणीय मृदा को अम्लीय और क्षारीय दो रूपों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6वें नंबर पर देखते हैं लवणीय मृदा। ये मृदा में आप जानते हैं कि एक होता है पीएच स्केल, जहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक के अंक दिए जाते हैं। अगर ये बीच में है, 1 से लेकर के 14 तक के अंक दिए जाते हैं, और ये अगर बीच में है, करीब 7 पे है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, इसको उदासीन मानते हैं। लेकिन अगर 7 से कम है तो इसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको ही हम लोग क्षारीय मृदा कहते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्र की अगर बात करें कहाँ पर इसका विस्तार होता है, तो ज़्यादा विस्तार इसका गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब इसके बाद 7वां है पीटमय या जैविक मृदा। 7वें नंबर पर है जिसको हम लोग कहते हैं पीटमय या फिर जैविक मृदा।
पीठमय या जैविक मृदा का जो क्षेत्र होता है अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है। तो 7वें नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा? पीठमय या फिर जैविक मृदा। निर्माण किन क्षेत्रों में होगा? उच्च ताप और आर्द्रता। उच्च ताप उच्च आर्द्रता के क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो रंग होता है वो काला होता है और भारी होती है। तो ये मृदा कैसी है? काली और भारी प्रकार की होती है। इसमें अगर हम लोग कमी की बात करें तो कमी किसकी पाई जाती है? पोटास और फास्फेट की कमी पाई जाती है। लेकिन अधिकता की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़े से पीठमय है, जैविक है, तो जीवाश्म की मात्रा यहाँ पर मिल जाएगी ज़्यादा। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो विस्तार क्षेत्र में ज़्यादा करके ये तटीय क्षेत्रों पर मिलते हैं और हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है, पीडमोंट एरिया ऑफ हिमालय, वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद 7वें के बाद हमारा 8वें नंबर पर और आखिरी जो मृदा है वो होता है वनीय मृदा। वनी मृदा जो होती है वो उसका विकास ज़्यादा कहाँ होता है? तो पर्वतों के ढालों पर इसका विस्तार होता है वनीय मृदा की। 8वें नंबर पर है वनीय मृदा। तो वनीय मृदा का जो विस्तार होता है वो कहाँ पर होता है? पर्वतीय ढालों पर। पर्वतीय ढालों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत विस्तृत नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं? एक पतली परत के रूप में, एक पतली परत के रूप में इनका विस्तार मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पत्तियाँ सड़ती गलती रहती हैं, लेकिन अगर ये सड़ गल करके डिकम्पोज हो जाएं या यहाँ पर विघटित हो जाएं तो क्या होता है कि इससे खाद बनेगी और मृदा को लाभ मिलेगा। लेकिन जब ये विघटित नहीं हो पाती हैं तब ये क्या करती हैं कि ह्यूमिक एसिड का निर्माण करती हैं, इसलिए इनकी उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो कहाँ पर इनका क्षेत्र पाया जाएगा? पर्वतीय ढालों पर पाया जाएगा, पतली एक परत के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपकी किससे संबंधित थे? भारत की मृदाओं से संबंधित थे। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में सॉइल इरोजन क्या होता है और भारत में वेजिटेशन क्या होता है। लेकिन आगे आपको चीज़ें और तब समझ में आएंगी जब क्लाइमेट और सॉइल को आप पढ़े रहेंगे तब। तो इस तरह से आप पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करके फिर आगे की क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या फ़ोन कर लीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। तो अगले वीडियो में हम लोग भारत में मृदा अपरदन और वनस्पतियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।